ये आज हम लोग आए हैं जैविक कृषि फार्म बुंदेलखंड और ये असलम जी हैं। इनसे आज बातचीत करेंगे, पूरे फार्म को देखेंगे, इनके क्या इन्होंने प्रयोग किया है और क्या यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये पूरी चीज़ें क्या करके हम लोग को बताएंगे, अपने अनुभव को भी ये शेयर करेंगे। सर बताइए क्या क्या है आपका। सर आपका धन्यवाद, यहाँ आने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे ये एक छोटा सा प्राकृतिक कृषि फार्म है और ये इंटीग्रेटेड कृषि को लेकर के हमने यहाँ पे विकसित किया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे कृषि के जितने भी आयाम होते हैं उन आयामों को एक माला में, एक मंच पे पिरोने का प्रयास किया है। बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे यहाँ पे कि यहाँ पे पानी एक तो बरसता खूब है, जो एक मिथ है, गलत धारणा है कि पानी कम होता है। पानी बरसता तो खूब है, 800 से 900 mm बारिश होती है, लेकिन यहाँ पे वर्षा जल को संवर्धित संचय नहीं किया जाता है, इकट्ठा नहीं किया जाता है और वो बह कर के नदियों नालों के माध्यम से वो समुद्र में बर्बाद चला जाता है। तो हमने सबसे पहला प्रयास यहाँ पे किया है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमने हमारे कैचमेंट एरिया का लगभग 5 से 10% जो हमारा कैचमेंट एरिया होता है, ये हमने तालाब बना रखा है और हमारे खेत के चारों ओर से जो भी पानी आता है खेत में, वो पहले खेत में ही स्टोर होता है पानी, और यहाँ सूखने के बाद ये पानी हम खेत तालाब में इकट्ठा करते हैं और इस खेत तालाब से भी हम पानी खेतों में लगाते हैं। और लगाने के अलावा इसमें हम मछली पालन कर रहे होते हैं, जिससे हमें अतिरिक्त आय भी होती है। दूसरी समस्या हमारी बुंदेलखंड की है अन्ना प्रथा की। इसमें गोवंश में जो हमारे यहाँ की नेटो गोवंश है, कैनकाथा, हमारी देसी गोवंश कही जाती है। कैनकाथा बहुत अच्छी नस्ल है, हार्डी ब्रीड है, लेकिन दुर्भाग्य उसमें दूध कम है और उसका लैक्टेशन पीरियड कम है सर। तो वो क्या है कि लोग यहाँ पे उसको दूध दुह करके छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें खिलाना बड़ा महंगा पड़ता है एनिमल्स को। तो हमने यहाँ प्रयास किया है, हमने खेत की बाउंड्री में चारों ओर नेपियर नामक एक ग्रास लगा रखी है, घास जो लगभग 12 महीने हरी होती है। केवल जनवरी में थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे जाता है तो डोरमेंसी में चली जाती है। तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें उनके हरा चारे का प्रबंध हो जाता है, अगर वो 1 बीघे में, आधी बीघे में लगा लेते हैं। यहाँ पे हमारा अगला जो प्रयास था, मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा इस ओर। ये हमारा खेत है, इस खेत में आप देख रहे हैं हमने खेतों पे मेढ़े बना रखी हुई हैं। यहाँ पे पूरे खेत में छोटे छोटे से ब्लॉक्स हैं, जो आधा एकड़ से 1 एकड़ के ब्लॉक्स हैं, और मेढ़ों बना रखी हैं। हमारा एक सिद्धांत है कि खेत का पानी खेत में, तो वो आएगा कैसे, क्योंकि वर्षा का जो पानी होता है वो बरस करके खेतों के माध्यम से नदी नाले से जा करके समुद्र में व्यर्थ चला जाता है। तो हमने सबसे पहले खेत में यहाँ पे मेढ़े बनाई हुई हैं। तो जो वर्षा जल होगा वो पहले खेत में ही इकट्ठा होगा, और जब ये भूमि अवशोषित कर लेती है और भूमि की प्यास जब बुझ जाती है, तो जो अतिरिक्त पानी होता है वो ओवरफ्लो होता है। तो ओवरफ्लो के पानी को भी हम बाहर नहीं जाने देते। खेत के चारों ओर हमने 1x2, 2x2 फीट की हमने नालियां बना रखी हैं। तो वो पानी ओवरफ्लो होता है, नाली में आता है, और नाली के माध्यम से होकर के वो हमारे सीधा तालाब में इकट्ठा होता है। तो खेत का पानी खेत में, यानी कि जो पानी की समस्या थी, और बुंदेलखंड ही नहीं, पूरे भारत में ये समस्या है। आपने चेन्नई का उदाहरण सुना होगा, 1500 से 2000 फीट। तो हम किसानों को सबसे पहले चीज़ वर्षा जल का संवर्धन करना चाहिए, वर्षा जल संचय करना चाहिए, और उसके लिए सबसे अच्छा साधन है खेत पे मेड़ और इसे एक तालाब। आप देख रहे हैं मेढ़ों के ऊपर हमने यहाँ पे विभिन्न फलों के पौधे लगाए हैं, टिम्बर प्लांट्स भी लगाए हैं, मेडिसिनल प्लांट भी लगाए हैं। तो यहाँ पे एक अतिरिक्त आय के तौर पे हम इनसे भी इनकम ले सकते हैं अगले 4 से 5 सालों में। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने लाइन से, जैसी एंट्रेंस था हमारे खेत का, जो एंट्री थी, यहाँ हमने लाइन से अमरूद लगा रखे हैं। और ये अमरूद आप देख रहे हैं, इनका डिस्टेंस लगभग 8 फीट के आसपास है प्लांट टू प्लांट। तो ये हाई डेंसिटी में हमने लगा रखे हैं। इनमें सर फल भी आ गए हैं। ये इसमें खरीफ की क्रॉप तैयार हो रही है, ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे फल आए हुए हैं। तो 1 साल में अमरूद 2 बार फल देता है, एक तो खरीफ में और एक रबी में। तो हम यहाँ पे दोनों क्रॉप लेते हैं, रबी की भी लेते हैं, खरीफ की भी लेते हैं। तो अभी आपके सामने जो दिख रहा है, ये खरीफ के हम प्लांट तैयार कर रहे हैं अमरूद। तो हमें इसमें वर्षा में बहुत ही शीघ्र फल खाने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने एंट्रेंस में ही फल लगा रखे हैं हाई डेंसिटी में। तो इससे जो किसान होते हैं वो अपने खेत में एंट्रेंस में फ्लावर लगा देते हैं या डेकोरेशन के प्लांट लगा देते हैं। तो ये ना लगा करके वो अपनी इंच दर इंच भूमि का उपयोग करें, और वो इससे कुछ ना कुछ आय भी ले सकते हैं। इसमें अमरूद है, हाई डेंसिटी में हम आम भी ले रहे हैं, आगे आपको देखने को मिलेंगे आम के कुछ पौधे हैं। ये सामने कुछ अच्छे से आकर्षक आपको दिखेंगे, ये हाई डेंसिटी में आम है। इसको लगभग 7 फीट के आसपास, 8 फीट के आसपास हाइट जाती है। यहाँ पे ये आम देखिए आप इस तरीके से हैं। आगे भी और आम के पौधे लगे हुए हैं, इनमें फल आ चुके हैं और बहुत सारे फल तोड़ लिए गए हमारे यहाँ, आंधी में कुछ गिर गए। आइए सर, मैं आपको अगला दिखाता हूँ। ये दोनों साइड में ही हमने दोनों रो दे रखी हैं। आज थोड़ा सा मौसम नासाज हो रहा है और थोड़ी सी हवाएं तेज चल रही हैं। ये जो हमारा ब्लॉक है अंदर, यहाँ पे हमने सर एनिमल्स का ब्लॉक बना रखा है। ये पूरा एनिमल हस्बेंड्री का सेटअप है हमारा। ये इस पूरे कैंपस में, इस एरिया में, यहाँ पे बकरी, गाय, भैंस, मुर्गी और मछली,
इन चीज़ों को हमने यहाँ इंटीग्रेट करा है। तो आप जो शेड देख रहे हैं सामने, हमने यहाँ पे 3 तरह के शेड बनाए। एक्चुअली बुंदेलखंड में समस्या ये है ना कि हर किसान जो है, कोई छोटा किसान है, मार्जिनल किसान है, बड़ा किसान है, तो वो सारे लोगों को सोच करके हमने ये जो पहला शेड बनाया था, ये घास फूस बांस बल्ली त्रिपाल का शेड है। तो ये ऐसे किसान जो बहुत कम पैसे में शेड बनाना चाहते हैं, एकदम साइंटिफिक तरीके से शेड है, सारा पैरामीटर्स पूरे कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सारे शेड ना, इन पे एयर का क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है, प्रॉपर सनलाइट जा रही है, तो सारे पैरामीटर पूरे करते हुए ये बिल्कुल रफ एंड टफ, सस्ता, मद्दा और टिकाऊ शेड है। इसी तरीके से दूसरा शेड हमने बना रखा है हमारे सामने। ये शेड जो है थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से है, ये पक्का शेड है। तीसरा एक शेड और बना रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे एनिमल्स में जो बकरियों का जो है, एनिमल्स का यहाँ पे हमने इन्हें कैटेगरी वाइज अलग अलग कर रखा है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये नवजात शिशु बच्चे हैं, जो बकरियों के बच्चे, ये 8 दिन के आसपास के बच्चे हैं, 4 से 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन के बच्चे हैं। इन बच्चों को हम यहाँ अलग ब्लॉक में रखते हैं, इनकी माओं को हम दूसरे ब्लॉक में रखते हैं। इनकी माएँ अलग ब्लॉक में रहती हैं, लेकिन इस समय सारे एनिमल हमारे ग्रेजिंग पे गए हुए हैं बाहर फील्ड में, इसलिए आप अभी एनिमल नहीं देख पाएंगे। तो सारे की ही अलग अलग ब्लॉक्स बने हैं, जैसे कि मेल के अलग ब्लॉक होते हैं, फीमेल के अलग ब्लॉक होते हैं, एज वाइज और ग्रुप वाइज हम लोग यहाँ पे एनिमल्स को रखते हैं। इसमें उनकी खाने की जो फीडिंग हैबिट्स है, उसमें वो एक दूसरे को बीट ना करें और एक दूसरे को फैलने वाले इन्फेक्शंस भी नहीं होंगे। ये हमारा ब्रीडर का ब्लॉक है। सदा कभी निकालिएगा बाहर से। ये जो है हमारा यहाँ पे सर ब्रीडर यानी कि बीजू बकरे यहाँ पे रहते हैं, और इनका बिल्कुल एक सेपरेट ब्लॉक होता है, क्योंकि हमें बकरियों में ये ध्यान देना होता है कि अनचाही प्रेगनेंसी ना आए, यानी कि जो उनका प्रेगनेंसी वाला सेटअप है वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, या कम से कम हम उसे ऑब्जर्व कर पा रहे हो। क्योंकि एक अच्छी ब्रीड तैयार करने के लिए हमें बकरी की परिपक्वता, उम्र का ध्यान रखना होता है, उसकी प्योर ब्रीड का ध्यान रखना होता है। क्योंकि बकरों में अक्सर ये देखा गया है कि जो बच्चे आते हैं अगली संतति के, वो बच्चे लगभग 50% अपने बाप को पढ़ते हैं। तो यहाँ हम अच्छा ब्रीडर चयन करते हैं, और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान से मैं 2010 से जुड़ा हुआ हूँ, उनकी तकनीकी मार्गदर्शन में हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। वो जो पैरामीटर्स हैं और हमारे अनुभव हैं, हमारे जो वैज्ञानिक गुरुजन हैं, उनके अनुभव को मिला करके हम यहाँ प्रयास करते हैं कि अच्छी नस्लों के, आप देखिए ये बहुत सारे अच्छे ब्रीडर्स हैं, ये सारे बीजू बकरे हैं, जिसमें से हम देखेंगे बर्बरी मुख्यतः यहाँ हमारे यहाँ जो नस्ल है, जमुनापारी है, सिरोही है, गुजरी है, तो ऐसे 4 नस्लों के ये बीजू बकरे हैं, जिनको हम यहाँ पे आसपास बुंदेलखंड में और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में नस्ल संवर्धन के लिए यहाँ पे किसानों को वितरित करते हैं। आइए सर, अगले यूनिट में आपको दिखाना चाहूँगा। ये भी हमारी बकरियों की यूनिट थी। ये बकरियां अभी ग्रेजिंग पे गई हुई हैं। आगे मैं आपको अगली यूनिट दिखाऊंगा। ये हमारी बतख हैं, जो हमारे तालाब में जो है घूमती रहती हैं, और तालाब में अनवांटेड जो कीट पतंगे होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, उनको खा करके तालाब को साफ रखती हैं। ये हमारी भैंस और गाय संवर्धन की यूनिट है। लेकिन अभी यहाँ पे भी ना गाय संवर्धन, हमारी गाय और भैंस जंगल चरने के लिए गई हुई हैं पास में, इसलिए पूरा सेटअप खाली है, साफ पड़ा हुआ है। ये अभी नई हैचिंग चालू हो गई है, उसकी यूनिट है, ऊपर कबूतर की यूनिट है छोटी सी। आइए सर। ये बकरी पालन में हमने यहाँ पे एक आइसोलेशन सेंटर, या मैं बोलूँ अगर कोरोना के बाद लोग एक वर्ड पहचानने लगे हैं, क्वारंटीन सेंटर, तो यहाँ हमने एक क्वारंटीन सेंटर बना रखा है। आप देख रहे हैं आपके सामने 2 जो है ना ये एनिमल हैं, ये बीमार हैं, इसलिए हमने इनको पहले डायग्नोस किया, और डायग्नोस करने के बाद यहाँ इनको रखा हुआ है सेपरेट, और इनका यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। जैसे ही ये हेल्दी हो जाएंगे, इन्हें वापस इनके झुंड में मिला दिया जाएगा। तो ये हमारा क्वारंटीन सेंटर है, जहाँ इनको सेफली रखा जाता है, और बीमारी जो है दूसरे एनिमल्स को नहीं पहुँच पाती इनके माध्यम से। तो ये बकरियों का सेटअप था। यहाँ देसी मुर्गियों का हमने एक फ्री रेंज का छोटा सा बाड़ा बना रखा है। यहाँ पे कड़कनाथ हैं, बुंदेलखंडी हैं, वनराजा हैं, 3 नस्लों के यहाँ पे हम देसी मुर्गियों पे कार्य कर रहे हैं। और इन मुर्गियों को दिन भर हम खुला रखते हैं, और रात्रि में यहाँ पे शेड में यहाँ अंदर ये चले जाते हैं। तो ये प्राकृतिक जो भी हमारा फार्म का जो वेस्ट होता है वो खाते हैं, पिस्सुओं, किल्ली वगैरह जो जानवरों की होती हैं वो खाते हैं, और आनंद पूर्वक विचरण करते हैं, और बड़ा ही अच्छा आनंदमय वातावरण में रहते हैं। यहाँ पे
यहाँ पे एक मैं आपको दिखाना चाहूँगा अगली यूनिट